चलिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को कर चुके हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं अपने 101 नंबर प्रश्न में। इससे पहले हमने 100 प्रश्न कर लिया है। आज इस वाले में भी हम 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग की सीमाएं हैं, ये बताना है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट सेंटर है इसकी सीमाएं पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली सीमा क्या बोल रहा है कि सीमित समय के भीतर औसतन सभी छात्रों की उपलब्धि स्तर को बढ़ाना मुश्किल है। सही, यानी कि एक सीमा होती है विद्यार्थी केंद्रित की। इसमें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो। ये भी क्या हो गया, इसकी सीमा है। देखो ये दोनों जो है वह ऐसे लग रहा है कि ये दोनों सीमा नहीं है, है ना। लेकिन देखिए हम जो स्टूडेंट सेंटर होता है इसमें हम सीमाएं क्या क्या रखते हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है ना। तो योग्य अध्यापक की आवश्यकता होती है सबसे पहले। तो ये इसकी सीमा हो गई जो कि आज का मतलब कि कम मिलते हैं, है ना। सीमित समय में जो दिया गया पाठ है उसको हम पूरा करने में मुश्किल होता है, क्योंकि हम बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं ना। बच्चे इंडिविजुअल रहते हैं, सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, तो इसलिए ये समय ज़्यादा लेता है। तो सीमित समय में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहला जो है वह सही हो गया। ठीक है, और दूसरा इसमें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकता के प्रति क्या होने चाहिए, संवेदनशील हो। और ऐसे टीचर नहीं मिलते हैं, है ना, कम मिलते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी सीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सीमा हो जाएंगे। चलिए देखिए यही दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इस सीमा क्या क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया में समय लग सकता है क्योंकि इंडिविजुअल छात्र होते हैं, है ना। दूसरा है समय के भीतर पाठ्यक्रम या लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और कुशल शिक्षक की कमी, यानी कि कुशल शिक्षक की कमी है। चौथा क्या है, अवधि, यानी कि जो छोटी अवधि अगर दी गई है, जैसे कि 40 मिनट का क्लास लगता है, 45 मिनट का क्लास लगता है ना। तो इसमें हम बच्चे को पूरे तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं ना। कुछ चीज़ें जो है वह अप्रभावी ढंग से हम पढ़ा पाते हैं, तो ये कहने का अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। देखिए 102 नंबर प्रश्न, शिक्षार्थी केंद्रित, ये भी स्टूडेंट सेंटर की दृष्टिकोण अपनाने के लिए छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है। यानी कि हमें इस विद्यार्थी केंद्रित अगर दृष्टिकोण अपनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, विद्यार्थी के किस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए मान लो कि एक विद्यालय है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है। कोई कोई जो है वह मध्य प्रदेश से हो सकता है, कोई तमिलनाडु से हो सकता है ना, कोई और राज्य से हो सकता है। तो उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हमें जानना भी जरूरी है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को भी जानना है और मानसिक क्षमता को भी जानना है। तो यहाँ पर हमें क्या है, तीनों पक्ष को जानना जरूरी है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला है 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पाठ्यक्रम तार्किक, बाल केंद्रित और सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों के संदर्भ को पाटने के साधन प्राप्त करता है। यानी कि पाटने का साधन, यानी कि जो गैप्स होते हैं उसको भर रहा है ना। यहाँ पर इंग्लिश भी देख लेते हैं। विच करिकुलम कैन प्रोवाइड मीन्स टू ब्रिज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन लॉजिकल, चाइल्ड सेंटर एंड मीनिंगफुल वेज। ठीक है, कला एकीकृत, दृश्य एकीकृत, विज्ञान एकीकृत या फिर खेल और एकीकृत। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कला एकीकृत। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, कला एकीकृत के अंतर्गत आ जाएगा। जिसमें हम बच्चे के क्या कर रहे हैं, तार्किक जो बाल केंद्रित है, सार्थक तरीके है, उसको हम क्या करते हैं, पाटने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए क्यों कला केंद्रित को लिया गया है कि कला एकीकृत पाठ्यक्रम तार्किक, बाल केंद्रित और सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों को पाटने या समाप्त करने का साधन होता है।
देखिए कला क्या करता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है ना। यानी कि हम बच्चे को यहाँ पास कला कहने का मतलब क्या है, कला से मतलब है कि जो टीचर होता है वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है ना, वो उसकी कला से संबंधित है, कला कौशल से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता है। यानी कि स्टूडेंट सेंटर की ये विशेषता बताना है। शिक्षक खुद को छात्रों के लिए एक मॉडल के रूप में पेश करता है क्योंकि उसे विषय का महारत हासिल है। 104 नंबर का जो पहला है ये तो गलत हो गया, है ना। शिक्षक इसलिए अपने आप को मॉडल में प्रस्तुत करता है क्योंकि उसे महारत हासिल है, नहीं, महारत हासिल है ऐसा हम नहीं कहेंगे, है ना। तो ये तो गलत हो गया। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार होता है, यानी कि क्या होता है, मीडियम का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है ना, होता है, न कि प्रशिक्षक का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही हो गया हमारा। तो ओनली टू ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षार्थी एक ज्ञान साधक होता है जिससे शिक्षक सहायक और मार्गदर्शक होता है। यानी कि किसमें जो है वह टीचर जो है वह फैसिलिटेटर का काम करता है या फिर गाइड का काम करता है, तो वो होता है हमारा लर्नर सेंटर अप्रोच में। किसमें काम होता है, लर्नर सेंटर अप्रोच में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 106 नंबर प्रश्न। देखिए 106 नंबर प्रश्न को, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि गलत कथन की पहचान करना है इस बार हमें। पहला देखिए, पहला ऑप्शन, छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते नहीं। ये तो सरासर गलत है, हमें छात्र को निष्क्रिय नहीं करना है, सक्रिय करना है ना। किसमें, इस लर्नर सेंटर में। ठीक है, करके सीखने का आधार होता है लर्नर सेंटर, ये सही है। सक्रिय सीखने का अभ्यास किया जाता है, ये भी सही है। प्रदर्शन सीखने के उद्देश्य की श्रेष्ठता को दर्शाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी के तीन ऑप्शन सही है, केवल ए जो है वह गलत है, और ए ही यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए 107 नंबर प्रश्न, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर न दे सके, यानी कि कोई बच्चा है जो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे। शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, है ना, तुरंत नहीं देना चाहिए। शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए। शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए। बार बार पूछने से कोई लाभ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें याद रखने के लिए कहना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, या फिर बच्चों से, अन्य बच्चों से भी पूछ सकता है ना। और यही कहता है हमारा एनईपी कि अगर कोई बच्चा नहीं जान रहा है तो हम दूसरे से के तरफ जाएंगे, और इसी प्रकार क्या करेंगे, उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए सभी बच्चों में फैलाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है 108 नंबर प्रश्न। देखिए 108 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए क्यों। यानी कि बच्चों को हमें गृह कार्य क्यों देना चाहिए। छात्र घर पर अध्ययन कर सके इसलिए देना चाहिए, छात्र के विकास के लिए देना चाहिए, छात्र ने पाठ को कितना समझा ये जानने के लिए, या फिर लेखन कौशल के विकास के लिए देना चाहिए। तो देखिए हमें छात्र को गृह कार्य इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम छात्र ने जो कुछ सीखा है, कितना सीखा है कि, है ना, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, गृह कार्य से मूल्यांकन करते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 109 नंबर। देखिए 109 नंबर प्रश्न, छोटे बच्चों का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्न में से कौन सी नीति अधिक उपयुक्त होगी।
यानी कि आप कैसी नीति अपनाएंगे जिससे जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है वो ध्यान देने लगेगा। अल्पकालिक शारीरिक गतिविधि कराएंगे उसको, उस घंटे को स्थगित कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। बच्चे को ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। देखिए, बच्चा अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको तो आप कह ही रहे होंगे, है ना, उस समय, तो ये नहीं आएगा। पूरे क्लास को खेलने के लिए भेज देना चाहिए, नहीं। तो हम वहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, अल्पकालिक शारीरिक गतिविधि करा देंगे, जिसके माध्यम से बच्चा जो है वह क्या लेगा, रुचि लेना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। चलिए 110 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। यानी कि जो काम होता है ना, उसको हम अगर शिक्षा में उसके शैक्षणिक दिनचर्या में उपयोग में लाते हैं तो वो बच्चे को किस प्रकार के मदद करता है, ये पूछा गया है। बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है ना। दूसरा, बच्चे ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं, ये भी सही है। बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर मिल जाता है ना। तो ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो तीनों ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ऑप्शन बी में है ना, सॉरी बी, यहाँ पर इसमें है, ठीक है, बी में है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 111 नंबर, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है, यानी कि कोई बच्चा जो है वह कार्य करते समय उबाऊ महसूस कर रहा है ना, मतलब कि अब उसे काम करने या उसको मन नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में बच्चा जो है वह किस ओर संकेत कर रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी हम नहीं कहेंगे। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ऑप्शन हो सकता है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो, है ना। यहाँ पर कार्य जो है वह बार बार कराएंगे तो बच्चा जो है वह उस कार्य से क्या हो जाएगा, उबने लग जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 112 नंबर, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी कि शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किस लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। देखिए बच्चे को प्रश्न पूछते रहना चाहिए, चाहे वो कक्षा के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो ये तो उसकी विशेषता है, ये नहीं आएगा। समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद के लिए, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। यथासंभव अनेक सहपाठ्यगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, तो ये भी उसका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है ना। अगला है, शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए कहेंगे क्या, नहीं, ऐसे इसके लिए हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। रट्टाफिकेशन के लिए हम कभी भी बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 113 नंबर। देखिए 113 नंबर प्रश्न, एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य, यानी कि समूह परिस्थिति में विद्यार्थी का कार्य कैसा होता है, दूषित होता है, वही रहता है, उन्नत होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समूह परिस्थिति में बच्चे का जो कार्य होता है वो क्या होता है, उन्नत होता है और भी विकसित होते रहता है ना। चलिए आगे देखेंगे 114 नंबर प्रश्न, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। यानी कि बच्चे को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का चयन करेंगे इसमें से। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है ना। पाठ को सबसे रोचक बनाएंगे, ये और अच्छी बात है। तो इससे ज़्यादा अच्छा तो बी ऑप्शन हो गया। छात्र का सहयोग करना, तो देखिए बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे, हम उसका सहयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। मोटिवेट करना है बच्चे को, ठीक है।
तो मोटिवेट करने के लिए हम पाठ को रोचक बना सकते हैं। ठीक है, छात्र को माता पिता से नियमित रूप से मिलना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो हमें बच्चों को मोटिवेट करना है तो हम कैसे करेंगे? पाठ के माध्यम से करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से करेंगे? पाठ के माध्यम से करेंगे। पाठ को रुचिपूर्ण बनाएंगे और उससे बच्चा जो है वह पाठ में इंटरेस्टिंग है करके बच्चा जो है वह उस पाठ को पढ़ने में क्या हो जाए? समय व्यतीत करे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए, इस प्रश्न को देखिए। चलिए इसके हिंदी वाले ही देखते हैं। देखिए हिंदी वाला देखते हैं इसका। कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश करना चाहिए? यानी कि बच्चे को पूछताछ के कौशल अगर विकसित करने हैं तो क्या करना चाहिए? सही उत्तर के साथ चर्चा को रोकें नहीं। रोकें ये तो गलत हो गया, रोकना नहीं चाहिए, है ना। अब सारी प्रश्नों को प्रोत्साहित करेंगे, ये ठीक है। अच्छा सवाल कौशल का प्रतिमान करेंगे, यानी कि अच्छे सवाल वाले कौशल हम बच्चे से पूछेंगे, ये भी सही है। उत्साहजनक तरीके से जवाब दे, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि बच्चे को अगर हमें पूछताछ कौशल विकसित करने हैं तो पहले ऑप्शन को छोड़ करके बाकी तीन ऑप्शन जो है वह रखने चाहिए। ठीक है, बाकी तीन दूसरा तीसरा चौथा किस में है? तो दूसरा तीसरा चौथा जो है वह सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 116 नंबर। बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभाव लक्षण होता है, यानी कि जो बाल्यावस्था होता है उसमें मित्र मंडली का प्रभाव कैसा होता है? ऐच्छिक पारस्परिक संबंधों की स्थापना, समूह सदस्यता ग्रहण करना, चिंतन एवं वैचारिक समरूपता, सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होता है। ये ऑप्शन जो है वह ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न देखिए। किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? यानी कि जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनको कैसा माहौल देना है हमें? सुरक्षित और सहायक, है ना। तो उसके लिए आप कौन सा कथन को अच्छा मानेंगे? किशोर को वैतनिक और अवैतनिक श्रम के माध्यम से अपने परिवार और समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। तो ये तो गलत हो गया। किशोरावस्था को उत्पादक नागरिकों और कल के नेताओं में पोषित, प्रशिक्षित और विकसित किया जाना चाहिए। ये थोड़ा ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन को। किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण, सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवा और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना। अगला है किशोरावस्था और तकनीक शिक्षा सहित अकादमिक शिक्षा और व्यवहारिक कौशल विकास के बीच किशोरों को सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्रदान करना चाहिए। तो देखिए संतुलन प्रदान करना चाहिए नहीं है, आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किशोरावस्था के बच्चे कैसे होते हैं? किलपैट्रिक के अनुसार बड़े दबाव तनाव, है ना, तूफान वाले होते हैं। तो सामंजस्य में संतुलन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। चलिए, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए देखिए 118 नंबर प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? देखिए कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत, मैंने पूरे मनोवैज्ञानिक वाले सिद्धांत अपने यूट्यूब में डाले हैं ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर उसको देख लें। मैंने सारे मनोवैज्ञानिक के क्या डाल दिए हैं, पूरे पीडीएफ के साथ में पढ़ा के डाल दिए हैं। ठीक है, भले ही वो छत्तीसगढ़
टीचर से बेस्ड है, लेकिन वो सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, सी टेट, सी जी टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन है, ये हमें बताना है। ठीक है, दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति होता है, इनके अनुसार। ठीक है, कर्ट लेविन जो है वह क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत में यही कहते हैं कि दो दुनिया होता है, उसके बीच में बच्चा जो है वह एक सीमा के रूप में होता है ना। दूसरा है, किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 119 नंबर। नैतिक विकास के कोहल वर्ग के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा लेवल 2 है ना, जो लेवल 2 है उनका, जिसे हम पारंपरिक नैतिक के अंतर्गत आता है ना, पारंपरिक नैतिक यानी कि, चलिए, तो पारंपरिक नैतिक के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार जो है वह तीसरे में आता है ना, पोस्ट में आता है। ठीक है, ये दूसरे लेवल में नहीं आता है, ये तो कट गया। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये आता है। अच्छा पारस्परिक संबंध यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी आता है। ठीक है, तो बाकी जो दो ऑप्शन है ये आता है, लेकिन सामाजिक जो व्यक्तिगत अधिकार है ना, व्यक्तिगत अधिकार जो है वह किस में आता है, लेवल 3 में आता है। ठीक है, इसके किस में आता है, लेवल 3 में आता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 120 नंबर। यहाँ पर गार्डनर के बारे में है। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों की उच्च स्तरीय शारीरिक चालन, नियंत्रण तथा अभिव्यक्ति का उपयोग करने के योग्य बनाती है, उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो देखिए, यहाँ पर शारीरिक चालन, नियंत्रण, ये किस में आ जाएगा, फिजिकल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फिजिकल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष की आयु तक बच्चे खाली स्थान सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? सार समझ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा आ जाता है ना, ब्लूम के अनुसार। प्रतीकों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। अगले देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 122 नंबर। एक बच्चा जो मानता है वह व्यापक रूप से उसके खाली स्थान का कार्य है, जो मानता है उसका खाली स्थान का कार्य पिछले अनुभव का है, धारणा है, प्रयोजन है ना, तीनों ही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए, इतना छोटा दिखेगा। 123 नंबर। चलिए हिंदी ही देख लेते हैं, केवल हिंदी ही देख लेते हैं ना इसका। चलिए, नैतिक कार्य को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही है, ये बताना है। तो नैतिक कार्य को जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होता है, यानी कि अगर नैतिक कार्य को हम जानबूझकर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक परिणाम देगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियमन पर एकरूपता से संबंधित है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ना। चलिए, तो दोनों ही आप यहाँ पर क्या हो रहा है,
सही हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। चलिए, नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिनके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं, यानी कि अगर कोई जानबूझकर कार्य करेंगे तो वो नकारात्मक परिणाम देगा, तो वो सही बोल रहा है ना, भले ही निगेटिव शब्द है लेकिन वो सही शब्द है। ठीक है, प्रश्न की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 124 नंबर प्रश्न। देखिए 124 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है। 124 नंबर प्रश्न, बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों को कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है, यानी कि शिक्षक द्वारा ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जो बच्चे के लिए उपयोगी ना हो, है ना। क्या आप साइकिल चला सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको सवारी करना किसने सिखाया? ऐसा प्रश्न हम बच्चे से कर सकते हैं, है ना। क्या आप कभी घने जंगल में रहे हैं? यदि हाँ, तो जंगल के बारे में अपनी भावनाएं लिखिए। ऐसा भी हम पूछ सकते हैं बच्चे से। ठीक है, अगला, क्या आपके बाल और त्वचा आपके परिवार में किसी और की तरह है? यदि हाँ, तो कृपया उस व्यक्ति का नाम बताएं। ऐसा भी हम पूछ सकते हैं ना, उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए। अगला क्या है, डी ऑप्शन, दादा दादी से बात करें और पता करें कि जब वह 8-9 वर्ष के थे तो वह कहाँ रहते थे। देखिए ये जो है वह उसकी रचनात्मकता को नहीं बढ़ाएगा, है ना। बाकी जो है वह एक प्रश्न बन गया है बच्चे के लिए कि उस चीज़ को वो जानना चाहता है। ठीक है, और ये नहीं है, ये उसकी रचनात्मकता को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 125 नंबर प्रश्न, एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या है? यानी कि बच्चे को अगर हम व्यक्तिगत रूप से समझना चाहते हैं तो मूल कारण क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान कर सकें, यही सही है। ठीक है, दूसरा है यह मालूम हो सके कि उसने कितना और क्या सीखा, अतः वही से अनुदेशन आरंभ किया जा सके। देखिए वहीं से अनुदेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उसको निगेटिव बना देते हैं ना। सी ऑप्शन है, शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास की दृष्टि से स्वयं को अद्यतित किया जा सके। ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन रुक जाते हैं ना। उसे समांगी रूप से समझा जा सके और शैक्षिक प्रशासन सुगम बना सके। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल के अनुसार हम सारे पाठ्यपुस्तक बनाते चले, ये भी गलत हो गया है। और सी से बढ़िया ऑप्शन है ए, है ना। सी से बढ़िया ऑप्शन क्या है, ए है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 126 नंबर, विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या होना चाहिए, वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए? नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। वर्ग में वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पूछने को जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी थोड़ा ठीक है ना। उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न का आंसर, उत्तर को खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, है ना। हम बच्चे को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, चर्चा तो पहले से हो चुका है ना। देखिए विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है यानी कि चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, वो तो पहले से ही उसमें सम्मिलित है। ठीक है, हम किसके लिए करेंगे प्रोत्साहित, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 127 नंबर, हर शिक्षार्थी अद्वितीय है इसका आशय है। यानी कि सभी बच्चे जो है वह अद्वितीय है। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए बच्चे को यूनिक मान रहे हैं ना, तो कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता है। ठीक है,
शिक्षार्थी में कोई समान गुण नहीं होते, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बेमेल कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहली फुर्सत में चले गए हैं। ठीक है, अब बच गया है दो ऑप्शन। तो देखिए बच्चे जो है वह अपनी योग्यता, रुचि, बुद्धि, इन सभी में क्या होते हैं, समान नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, कोई भी दुनिया का दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकता, है ना। अवश्य ही उसमें कुछ न कुछ भेद दिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 128 नंबर। खाली सी स्थान को अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है, यानी कि मोटिवेटेड टीचिंग का हम किसे चिन्ह मानेंगे। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा प्रदत्त उपचारात्मक कार्य को, छात्रों द्वारा पूछे गए जाने वाले प्रश्न को, या फिर कक्षा में नवर नीरवता को, यानी कि साइलेंस को। तो साइलेंस तो होना नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हम किसको देखेंगे। छात्र अगर आपके कक्षा में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब छात्र जो है वह समझ रहे हैं, है ना। छात्र अभिप्रेरित हैं, छात्र मोटिवेटेड है, तभी वो प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 129 नंबर। किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में, प्रेक्षागृह में, घर पर। तो देखिए प्रेक्षागृह और घर ये दोनों तो चले गए। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बालक की जो संज्ञानात्मक क्षमता है ना, उसको हम ज़्यादा बेहतर परिभाषित कर सकते हैं। खेल के मैदान में हम क्या कर सकते हैं, तो मूल्य को निर्धारण कर सकते हैं ना। समूह मूल्य, इन सबको उनके मानसिक, शारीरिक, भावात्मक सभी पक्ष वहाँ पर होते हैं। ठीक है, लेकिन संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव है, उसके सोच विचार है, उसको हम विद्यालय और उसके कक्षा में हम उसका क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए 130 नंबर प्रश्न। अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि पहला है वास्तविक जगत की परिस्थिति को कक्षा में लाया जाए, जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करे तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए। तो यही ऑप्शन सबसे बेहतर लग रहा है ना। सबसे बेहतर कहने का मतलब है, मतलब कि अभी पढ़े हैं तो ये सबसे ज़्यादा वास्तविक जगत की परिस्थिति का हमें उपयोग करते हैं, वही सबसे बेस्ट रहता है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए। तो अधिक से अधिक नहीं करना है ना। हमें रुचिपूर्ण और आवश्यकता के अनुसार सहायक सामग्री का यूज़ करना है। ठीक है, शिक्षक अलग किस्मों के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का उपयोग करता है, नहीं व्याख्यान नहीं। कक्षा में सर्वाधिक जांच परीक्षा, तो जांच परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषता है। परीक्षा में अंक प्राप्त करने पर बल नहीं, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, गलत बात। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन ये सही है। केवल केवल प्रसारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होना चाहिए। तो केवल पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित रहेंगे क्या, नहीं। हम पाठ्य पुस्तक करिकुलम के साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बच्चे को कराएंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 132 नंबर। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, रटने को प्रोत्साहित करके नहीं। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर हो सकता है, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, गलत बात। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल हो गया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी की अगर आप प्रशंसा करेंगे तो एकांत में करेंगे, अलग से करेंगे, लोगों के बीच करेंगे, या फिर व्यक्ति रूप से करेंगे। प्रशंसा करना है ना, तो प्रशंसा हम लोगों के बीच में करेंगे। अगर डांटना होगा तो व्यक्तिगत डांटेंगे, है ना। चलिए
देखिए अगला प्रश्न 134 नंबर। आप एक विषय पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करेंगे? यानी कि विषय से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कुछ अलग प्रश्न पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे उस संबंध में? बच्चे के लिए आप वह असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगी, मतलब कि असंबंधित जो प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप वह असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, आप इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उसे सजा देंगे, क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है ना? दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए आप वह असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, है ना? मतलब अगर बच्चा जो है वह असंगत प्रश्न पूछ रहा है, देखिए अनुमति नहीं देना है। अनुमति, यहाँ पर अनुमति कहने का मतलब है कि जब अगर बच्चा ने पूछ लिया है तो अगर हमें निराकरण हो रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो हम क्लास के बाहर उस प्रश्न का उत्तर बच्चे को देंगे, है ना? या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्लास के बाहर में जो अन्य विषय के क्वेश्चन है उसे पूछो। तो यहाँ पर दोनों में से जो सबसे ज़्यादा आंसर मिलेगा वो ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है ना? क्योंकि हम अगर अनुमति देंगे तो बच्चा जो है वह अनावश्यक बार बार प्रश्न करेगा, है ना? चलिए देखते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल था। चलिए आगे देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थी का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है, योग्य इनाम दे करके, योग्य मार्गदर्शन कर, उदाहरण देकर, या फिर क्लास में भाषण देकर। तो भाषण से नहीं होता है, न ही इनाम से हम बच्चे की हौसला को बढ़ाएंगे, बल्कि हम क्या क्या करेंगे बच्चे को? देखिए एक शिक्षक विद्यार्थी का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है, योग्य मार्गदर्शक देकर, उदाहरण देकर, है ना? यानी कि विद्यार्थी का यदि हमें हौसला बढ़ाना है तो हम कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, योग्य मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, योग्य इनाम भी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इनाम का अर्थ क्या है, इंग्लिश में कुछ अलग होगा तो इनाम आएगा, क्योंकि देखिए इनाम दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक निगेटिव भी हो सकते हैं, है ना? तो इनाम ही है एक ऐसा है जो पॉजिटिव निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो यही आंसर होगा, अगर ये निगेटिव है तो फिर हम योग्य मार्गदर्शन नहीं देंगे, है ना? हम उदाहरण देंगे, ठीक है? उस सेंस में हम क्या देंगे? उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ए और सी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ए को लिया है, पुरस्कार का अर्थ यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंग्लिश में कुछ और दिया रहा होगा, है ना? एक शिक्षक योग्य इनाम देकर विद्यार्थी का हौसला, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बोला है, योग्य इनाम, है ना? तो योग्य इनाम यानी कि पॉजिटिव इनाम यहाँ पर दे रहा है, तभी बात हो रहा है ना? ठीक है, तो पॉजिटिव इनाम दे रहा है तो ये ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए चाइल्ड सेंटर कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं, मुख्यतः शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह में, या फिर व्यक्तिगत और समूह दोनों में। चाइल्ड सेंटर में बच्चा जो है वह कैसे सीखता है? तो देखिए बच्चा जो है वह व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है और समूह में भी सीखता है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न को देखिए। चलिए अगला है 137 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है? यानी कि बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थी की प्रगति गुणात्मक रूप से प्रदर्शित होती है इसमें, ठीक है। विद्यार्थी की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है, गलत बात है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का भाग होता है, ये भी ठीक है। आकलन तब किया जाता है जब गतिविधियां हो रही हो, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों तो है, लेकिन बी ऑप्शन गलत है, ठीक है, और गलत ही पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला है 138 नंबर। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माता को किसे समझने में मदद करते हैं? अध्यापक को नहीं समझना है, पाठ्यक्रम बनाना है तो हमें किसको समझना है? विद्यार्थी को समझना है। किसको समझना है हम लोगों को? विद्यार्थी को
केंद्र में रख करके हम क्या बनाते हैं, कोई भी करिकुलम को बनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ है, यानी कि प्रकृति के अनुरूप यदि आप अध्यापन कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा। जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी है। ठीक है, यानी कि हम कृत्रिम से किधर जा रहे हैं, प्रकृति की ओर, तो ये ठीक है। मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांत यानी कि जो नियम है उसके अनुसार शिक्षित करना, ये भी सही है। प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना, ये भी ठीक है। तो उपर्युक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा खाली स्थान के आधार पर न्याय उचित ठहराई जा सकती है। ठीक है, बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है इसमें। ठीक है, बालक में वैज्ञानिक अंतर है, यानी कि बालक में वैज्ञानिक अंतर है, नहीं है, है ना, सॉरी, चलिए यहाँ पर बालक में व्यक्तिगत अंतर है। ठीक है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, तो ये ठीक है। तो देखिए हम बाल केंद्रित शिक्षा क्यों अपनाते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि बच्चे जो है वह कैसे होते हैं, व्यक्तिगत अंतर वाले होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी बातें शिक्षार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होगी। निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, ठीक है, ये निकट के शिक्षक माता पिता से संपर्क, उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था। अब देखिए एक तो हमें मिल गया बी ऑप्शन, है ना। अब बी ऑप्शन मिल गया है तो ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, ए और सी जो है वह नहीं होंगे। अब बच गया, देखिए अब हमें किसे देखना है, सी को और डी को। सी या फिर डी ही सही है। निकट के शिक्षक माता पिता से संपर्क, यानी कि शिक्षक जो है वह माता पिता से संपर्कित होने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है ना, माता पिता से हम संपर्क रखेंगे। ठीक है, उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था नहीं करेंगे। ये अनुदेशन करेंगे इंस्ट्रक्शन वाला, तो ये टीचर सेंटर में चला जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। कक्षा के वातावरण का छात्र शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं, गलत बात। शिक्षण छात्र उत्सुक से, यानी कि उत्सुकता से स्वतंत्र, शिक्षण छात्र उत्सुकता से स्वतंत्र है, यानी कि जो टीचिंग है वो छात्र की उत्सुकता से अलग है क्या, नहीं है, उसमें इंगेज होना चाहिए, है ना। जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो तभी हम प्रभावी शिक्षा कहेंगे उसे, है ना। देखिए जब छात्र ही अगर सक्रिय नहीं रहेगा तो हम प्रभावी टीचिंग कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पर छात्र को कैसा होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक केंद्रित कक्षा में प्रभावी शिक्षा होता है क्या, नहीं होता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समझेंगे। छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान मूल्य कार्यों को विकसित करने के लिए केंद्रीय आधारशिला खाली स्थान है। केंद्रीय आधारशिला क्या है, अगर हम पर्यावरण को यूज करेंगे तो वो हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा अध्यापन खाली स्थान विज्ञान का एक उदाहरण है। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, हो सकता है ना। लेकिन विज्ञान का एक उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर साझियों अनुभव साझा करते हैं, ये तो ठीक है। चलिए
बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर और समूह, यहाँ पर किसी भी विषय की बात नहीं की गई है, विज्ञान की बात की गई है ना। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातें दोहराते हैं, तो दोहराने की बात नहीं होती है। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभव के साथ स्कूल ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए से भी ज़्यादा अच्छा है ना, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित का केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए, समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन होना चाहिए, बालक के व्यक्तित्व का सुगम विकास होना चाहिए, बच्चे के स्वाभाविक रुचि अभिरुचि क्षमता को भी ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है, बच्चे को आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला है 146 नंबर प्रश्न। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहा है ना, तो आप क्या करोगे, उसे कक्षा से निकाल देंगे, नहीं, है ना, उसकी बैठने की जगह बदल देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, उसे शांत रहने के लिए कहेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे, क्या कार्य देंगे, हम लोग मान के चलो कि उसको, चलो बोल देंगे कि ये वाले पार्ट का पूरा ऐसे को लिख दो, या इसका कुछ भी लिखने के लिए उसको इंगेज कर देंगे, है ना। तो बार बार अगर इंगेज करेंगे तो बच्चा जो है वह क्या करेगा, उस व्यवधान उत्पन्न करने वाले जो सजा है ना, उसको। चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न, अगला है 147 नंबर प्रश्न। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि इतना धीरे चलेंगे तो होगा नहीं। यदि बच्चों को शिक्षक द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया जाता है, निम्न में से कौन सा परिणाम हो सकता है। ठीक है, बच्चे को बातचीत करने का अवसर दे रहे हैं तो क्या परिणाम हो सकता है, उन्हें और लिखने की आदत हो जाएगी। अब इसमें लिखने वाली बात तो कही गई नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया। वे अपनी भावना विचार को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। देखिए बात करेंगे तो अपनी भावना विचार इन सभी को व्यक्त करेंगे, वे आलसी हो जाएंगे, ये तो गलत हो गया। वे एक खेल में विशेषता हासिल कर लेंगे, ये भी नहीं बोला गया। हमें बातचीत का अवसर देना है ना, तो बातचीत का अवसर देंगे तो भावना विचार को वो क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए 148 नंबर प्रश्न। चलिए, छात्र के अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। छात्र से अधिक परिचित होकर के, यानी कि केवल देखिए छात्र से अधिक परिचित होंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हो सकता है ना। चलिए आगे देखेंगे। छात्रों को कार्यभार देते समय भ्रम को कम करके, ये तो ठीक है। छात्रों के लिए प्रकट चिंता, यानी कि हम छात्रों को, है ना, के प्रति अगर चिंता व्यक्त करेंगे तो उसकी जो अनुशासनहीनता है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाए। छात्रों से अधिक परिचित होकर के, यानी कि छात्र से अगर हम परिचित होंगे तो शायद उसकी अनुशासनहीनता जो है वह थोड़ी कम हो जाए या कम हो सकता है ना। तो देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, संगत है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 149 नंबर प्रश्न। देखिए 149 नंबर प्रश्न। 40 छात्रों की एक कक्षा में शिक्षार्थी सीखने के व्यक्तिगत प्राथमिकता को दिखाता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसका पालन करोगे। शिक्षक निर्देशित शिक्षण करेंगे, नहीं करेंगे, हम टीचर सेंटर में नहीं जाएंगे, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीके का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कई परीक्षण का आयोजन करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, सभी के लिए एक तरफा हम शिक्षा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो सीखने के तरीके हैं उसको हम प्रयोग में लाएंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 150 नंबर। विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य है। यानी कि जो
विभिन्न प्रकार की जो विज्ञान और कला की प्रदर्शनियाँ हैं, जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य प्रदर्शन हो गया, है ना? तो इसमें सबसे सूटेबल आंसर क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न व्यवसाय के लिए छात्रों को प्रशिक्षित, देखिए यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित नहीं है ये, ठीक है? विद्यालय का नाम रोशन करना है? नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करना है? शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। तो अभिभावक को संतुष्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है? शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम को उपलब्ध कराना है, ठीक है? इसका सही अर्थ है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए 151 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक नैतिक मूल्यों को जाएंगे, यानी कि विकास कैसे करेंगे? मूल्यों पर भाषण करके, टीवी के कार्यक्रम दिखा करके? नहीं, विद्यार्थी को सह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके, है ना? जब हम शामिल करेंगे तो बच्चा जो है वह सामाजिक नैतिक मूल्य ऑटोमेटिक सीखते जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 152 नंबर। विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चों से सुसज्जित बहुआयामी कक्षा सभी बच्चों के सीखने अनुभव को समृद्ध करती है। उक्त कथन है सही है, ठीक है? यानी कि सही है, असत्य असत्य, ये दोनों। तो यहाँ पर तो ये बात जो कहा गया वो तो सही है ना? तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब सही क्यों है? क्योंकि यह कक्षा को कई श्रेणियों में बांटता है? नहीं, क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर क्या करते हैं? दक्षताएं सीखते हैं, ठीक है? तो ऐसे एलिमिनेट आपको एग्जाम में भी करने हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए 153 नंबर। प्रदर्शनी विज्ञान मेले में विद्यार्थियों की जो दक्षता बढ़ती है वह है, यानी कि विज्ञान मेले में बच्चे की दक्षता जो है वह कैसी बढ़ती है? ज्ञान, समझ, उच्च दक्षताएं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विज्ञान प्रदर्शनी या मेले में बच्चे की क्या बढ़ती है? समझ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? समझ बढ़ती है, ना कि उच्च दक्षताएं। वहाँ पर वो कौशल वाले कार्य नहीं कर रहा है ना? प्रदर्शनी कर रहा है, तो उस प्रदर्शनी से बच्चा के ज्ञान का विकास होता है। तो ज्ञान से वो ज़्यादा क्या करता है? उसमें अनुप्रयोग करता है, समझता है ना? चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 154 नंबर। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि वह अधिक स्पर्धात्मक बने। स्पर्धात्मक नहीं बनाना है, ठीक है? वह सभी प्रकार की क्रीड़ाओं के मूल सिद्धांत सीख पाए? नहीं, सभी को नहीं सीख पाएगा। वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सके, ये हो सकता है। बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता और समझौता करना सीख जाएंगे, ये ज़्यादा सही है, ठीक है? खेल कूद के माध्यम से, ठीक है? आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 155 नंबर। विद्यालयों में खेल रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? विद्यालय में खेल रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? बच्चे में सहयोग, शारीरिक समन्वय को हमें बढ़ाना है, इसलिए करते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 156 नंबर। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी चाहिए, आप उसे राय देंगे? शेष वक्त में कोचिंग संस्था पढ़ाएं? नहीं। स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाले कार्य स्वीकार करें? नहीं। अध्यापक के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करें? नहीं। बल्कि आप कहेंगे जो अध्यापक है ना, अपनी आय बढ़ाना है उसको, तो वो आप अध्यापक के लिए क्या कहेंगे? आप एक पुस्तक लिखें जो बहुत ही बाद में चल के क्या होने चाहिए? उपयोगी होने चाहिए। तो अध्यापक को अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पुस्तक लिखना चाहिए, है ना? एक अच्छे अध्यापक की यही विशेषता होती है कि वो एक पुस्तक लिखता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। चलिए अगला है 157 नंबर। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है? नेता का, संयोजक का, प्रबंधक का, या फिर प्रेरक का?
तो देखिए किसका होता है, मोटिवेटर का, प्रेरक का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापक में उत्साही होते हैं, ज़्यादातर, पहला है ज़्यादातर विषय में निपुण की कमी यानी कि निपुणता की कमी रखते हैं जो उनके उत्साह में छुपी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। सिर्फ विद्यार्थी का ध्यान, तो सिर्फ विद्यार्थी यानी कि केवल विद्यार्थी पर ध्यान बनाए रखने के लिए नाटक करते हैं, नहीं, नाटक नहीं करते हैं, है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को क्या करते हैं, वो लोग शामिल करते हैं। तो उपयुक्त सभी तो आएगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे ही असंगत थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 159 नंबर, कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है, यानी कि आपको अगर गुड टीचर बनना है तो आप क्या करेंगे, उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो, ठीक है, अच्छी बात है। वह जानता हो कि विद्यार्थी को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी ठीक है। वह अपना विषय जानता हो, उनकी शैली अच्छी हो। तो देखिए यहाँ पर सब बेस्ट आंसर क्या है, यहाँ पर तो चारों के चारों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर ढूंढना है तो हम सबसे पहली प्राथमिकता देंगे उसके विषय वस्तु ज्ञान की। ठीक है, यहाँ पर अगर विषय वस्तु ज्ञान है और अगर एक ऑप्शन अगर ई ऐसा दे देता कि उसके कौशल प्रयोग अच्छे हैं, है ना, यानी कि कौशल प्रयोग के बारे में या शिक्षण रणनीतियों के बारे में दिया रहता तो हम उस तरफ जाते। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सही है, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर व्यावसायिक गुण क्या है, तो विषय में पूर्ण ज्ञान सबसे पहली प्राथमिकता होती है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दूसरी, पाठ्यसागामी क्रियाओं में रुचि, फिर अनुसंधान प्रयोग में रुचि, फिर व्यवसाय प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए अगला है 160 नंबर प्रश्न। देखिए 160 नंबर प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं, यानी कि आपके क्लास में अगर कोई बच्चा जो है वह उपस्थित नहीं है, तो आप क्या करोगे, वर्ग में अनुपस्थित रहने के लिए उसको दंड देंगे, नहीं देंगे। विद्यार्थी के वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार करेंगे, कर सकते हैं। सीखने की कोई रुचि कर पद्धति को सोचेंगे, ये भी कर सकते हैं। कारणों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उनको दूर करेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला है 161 नंबर प्रश्न। देखिए 161 नंबर प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षार्थी यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट के गुण क्या है, स्वनिर्देशन होते हैं, जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा के होते हैं, स्वजागरूकता होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए वो सभी होते हैं, है ना, स्वनिर्देशित होते हैं, जागरूक भी होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं, मुक्त विचारधारा के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए 162 नंबर, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत उपयोगी होता है ना, यानी कि जरूरी है। अगला है 163 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने देता है। कुछ छात्र एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करते हैं। अभिभावक इसे पसंद, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इसे पसंद नहीं करते। इस परिस्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अब आप इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, अभिभावक को प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, अभिभावक को अपने बच्चे का अनुभाग बदलने के लिए प्राचार्य से अनुरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखे और शिक्षक के समस्या के बारे में चर्चा करे, ये ठीक है ना। अभिभावक बच्चे को विद्यालय से निकाले, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए 164 नंबर प्रश्न, 164 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना
जाना जाएगा, है ना, यानी कि माना जाएगा। किसका गुण? शिक्षक का। पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए शिक्षक को, ठीक है। धैर्य और सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण पद्धति में दक्षता और विषय का ज्ञान होना चाहिए। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। तो देखिए, विषय का जो ज्ञान है वो प्राथमिक में नहीं बल्कि किस में होना चाहिए? अपर में होना चाहिए, है ना, मिडिल में होना चाहिए। हमें प्राथमिक में कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक में हमें धैर्यवान होना चाहिए, सहिष्णुतापूर्ण होना चाहिए और शिक्षण में दक्षता होनी चाहिए। तो दक्षता जो है वह उसमें विषय ज्ञान भी समाहित हो गया, है ना। तो शिक्षण में दक्षता होनी चाहिए, ये ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 165 नंबर प्रश्न। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। क्यों? वर्ग के अच्छे संचालन के लिए, यानी कि कक्षा के अच्छे संचालन के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। और इसीलिए तो हम करते हैं, है ना। अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, शिष्ट को प्रकट करने के लिए, देखिए डिसिप्लिन को प्रकट करने के लिए नहीं, है ना, मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए भी नहीं। हमें व्यक्तिगत भेद का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हम अपने जो टीचिंग है उसको अच्छे से संचालन करें, है ना, बच्चे को समझ पाएँ कि कौन से बच्चे को कितने ज्ञान देने हैं, कौन से बच्चे को कितने, है ना। चलिए अगला है 166 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित प्रभाव अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? यानी कि शिक्षक से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षण अधिगम संसाधन की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था। तो 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु की प्रवीणता जो है वह क्या बताएगा? अधिगम की प्रभावशीलता को बताएगा, है ना, ठीक है। अधिगम को प्रभावित कर रहा है या नहीं इसको बताएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 167 नंबर प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया में खालिस स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षण प्रक्रिया में यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें किसका सबसे, है ना, महत्वपूर्ण स्थान रहता है? तो रहता है शिक्षक का। किसका रहता है? शिक्षक का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 168 नंबर। एक अच्छा शिक्षक होता है, एक अच्छा शिक्षक क्या होता है? अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखे? नहीं, ऐसा जरूर, देखिए अपनी आंखें, है ना, वर्गखंड, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो टीचर है वो सभी बच्चों को, है ना, देखे। ये हो सकता है ना, हो सकता है, तो इसको हम गलत लेके नहीं चलते हैं, केवल टिक लगाते हैं, हो सकता है ना। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मदद करे। तो देखिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को मदद तो तब करेगा जब पहले वाला ऑप्शन को वो क्लियर करेगा, है ना। जब सभी छात्रों पर नज़र रख पाएगा तब तो वो आर्थिक वाले कमजोर पर आएगा, है ना। कमजोर छात्रों पर आमतौर से अधिक ध्यान देंगे। गरीब छात्र नहीं, कमजोर छात्र पर और अधिक ध्यान देंगे। एक अच्छा शिक्षक, देखिए कमजोर पर अधिक ध्यान देंगे नहीं बल्कि सभी छात्रों पर ध्यान रखेंगे, है ना। एक अच्छा टीचर किसे कहेंगे? जो सभी छात्रों को ध्यान में रख रहा है। वो कमजोर भी हो सकता है, वो उच्च भी हो सकता है, वो मध्यम भी हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला है 169 नंबर। आप एक शिक्षक हैं और आपका स्थानांतरण एक गांव की संस्था में एक शहर में हुआ है। आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? आपको कुछ समय शहर में रहना होगा और बाद में, नहीं ये तो गलत हो गया। आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जहाँ भी जाएंगे अपनी शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव नहीं करेंगे, है ना। आपको पढ़ाने के नए आयाम जैसे इंटरनेट आदि की सहायता लेनी चाहिए। तो नहीं, सहायता, देखिए सहायता तो आप तब लेंगे, यहाँ पर आप जो है वह शहर से कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं ना। तो शहर से गांव आएंगे तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बदल देंगे क्या? नहीं बदलेंगे, है ना। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है? सटीक बैठ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 170 नंबर प्रश्न।
स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इनके कारण है। यानी कि स्कूल में अनुपस्थित है कोई बच्चा या फिर भाग जा रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव है इसलिए भाग जा रहा है, ठीक है। शिक्षण की निर्बल पद्धति इसलिए भाग रहा है, ये भी ठीक है। अप्रभावी होगा शिक्षक इसलिए भाग जा रहा है ना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 171 नंबर। अध्यापक का आचरण जरूरी है, यानी कि अध्यापक का आचरण जो है वह कैसा होना चाहिए। तो अध्यापक का जो आचरण है वो आदर्श होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए स्पेशल एजुकेटर का। विद्यार्थी की जरूरत और रुचि के विषय में अध्यापकों का ज्ञान जिस विषय में समाविष्ट है वह है। किसमें समाविष्ट है, शिक्षक की फिलॉसफी पर, शिक्षक की मानस शास्त्र पर, शिक्षण की है ना, शिक्षक बोल दिया था, शिक्षण की फिलॉसफी पर, शिक्षण की मानस शास्त्र पर, शिक्षण की समाज शास्त्र पर, या फिर शिक्षक की राजनीति पर। तो देखिए समाज शास्त्र राजनीति ये तो दोनों हट गए। शिक्षक की किस पर होगी, मानस शास्त्र पर, यानी कि जो पेडागोजी है उस पर, है ना। चलिए आगे देखेंगे। देखिए 173 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना चाहिए। क्यों निपुण होना चाहिए, जागरूकता के लिए नहीं, विद्यार्थी पर प्रभाव डालने के लिए उसे निपुण होना चाहिए, हो सकता है कि प्रभाव डाले, दिलचस्पी के लिए नहीं, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए निपुण होना चाहिए, अध्यापन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, यानी कि जो टीचिंग है उसको हमें मीनिंगफुल बनाना है, इसलिए हमें विषय में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है 174 नंबर प्रश्न। कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है, यानी कि गलत कथन की हमें पहचान करना है। अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। ये तो अच्छी बात है, जब हम जितने छोटे चरण में प्रस्तुत करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगला है बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जानी चाहिए। हाँ ये ठीक है, हमें तुरंत ही फीडबैक देना है ना, ना कि बाद में। अब ऐसा है कि अभी पढ़ा रहे हैं और बोल रहा है कि टीचर मैं परसों फीडबैक दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा, तुरंत ही फीडबैक देना है ना। अगला है कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके। नहीं, ये गलत बात है और गलत ही पूछा है, आप अप्रासंगिक पूछा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न। किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है। देखिए हमें उसके सही गलत निर्णय के लिए हम जो भी ये दे रहे हैं बल देंगे, तो वो कैसा बल होगा, वो होगा हमारा प्रबलक। क्या होगा, प्रबलक, जिसमें हम सही और गलत का बच्चा जो है वह यहाँ पर चुनाव करता है, ठीक है। किसका, एक तो सही का और दूसरा गलत का यहाँ पर क्या करेगा, चुनाव करेगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रबलक कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि से एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। यानी कि बच्चे ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बहुत ही असंगत है ना। और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसा व्यवहार से शेष विद्यार्थी जो है वह निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे प्रतिनिधिक दंड देंगे। कैसा दंड देंगे, अब प्रतिनिधिक दंड देंगे, ठीक है। देखिए प्रतिनिधिक दंड के बारे में जानते हैं।
चलिए, प्रतिनिधिक दंड होता क्या है? जब अध्यापक द्वारा किसी एक विद्यार्थी को दिए गए दंड का प्रभाव अन्य विद्यार्थी पर पड़ता है तो ऐसे दंड को हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधिक दंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अब कोई बच्चा जो है, विद्यार्थी या पूरे क्लासरूम जो है वह आपकी टीचिंग को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें नज़रअंदाज करेंगे? नहीं करेंगे। कक्षा छोड़कर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपनी शिक्षण विधि में क्या करेंगे? परिवर्तन लाएंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है, कठोर दंड प्रक्रिया सहायता करती है, यानी कि जो कठोर दंड है वो कैसी सहायता करती है? बुरी आदत को छुड़वाने में, बुरी आदत को मजबूत करने में। नहीं, मजबूत नहीं करती है बल्कि छुड़वाती है ना। बुरी आदतों को दुर्बल बनाने में। चलिए, ये वाला प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 179, पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए न्यूनतम दंड विधान जो कि उचित है, यानी कि न्यूनतम दंड अगर दे रहे हैं तो क्या उचित होगा? उसे कक्षा के अन्य छात्रों से पृथक कर दिया जाए। यानी कि आपको न्यूनतम दंड देना है तो आप कैसा दंड देंगे, ये पूछ रहा है ना। तो उसे कक्षा के अन्य छात्र से पृथक कर देंगे आप? नहीं करेंगे, है ना, पृथक नहीं करेंगे। अगला है, उसे विद्यालय की सुविधाओं से पृथक कर देंगे, तो सुविधा से पृथक नहीं करेंगे, ये तो और भी गलत हो गया। उसे प्रार्थना स्थल पर समस्त छात्रों के सम्मुख प्रताड़ित किया जाए, ये तो और गलत हो गया। उसे क्षमा याचना के लिए बाध्य किया जाएगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर सब चारों ही गलत हैं, है ना, यानी कि निगेटिव तो चारों है। अब उसमें से जो कम निगेटिव है उसको ढूंढना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वह बहुत ही रेयर होता है और यहाँ यहीं से जो है वह फासला जो है बढ़ता है ना। ये जो है मार्क्स को आगे पीछे करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार और पढ़ते हैं। न्यूनतम दंड विधान जो कि उचित होगा, यानी कि आप बच्चे को न्यूनतम दंड देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो उसे क्षमा याचना करने के लिए नहीं कहेंगे, है ना। नहीं तो बच्चा जो है वह बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो सकता है ना। उसको प्रताड़ित तो करेंगे ही नहीं, तो ये भी 100% गलत है। उसे विद्यालय से पृथक नहीं करना है, ये एनईपी 2000 एनईपी हमारा कहता है ना। तो पृथक नहीं करना है बच्चे को। तो अब बच गया क्या? उसे कक्षा के अन्य छात्र से पृथक कर दिया जाएगा, यानी कि कक्षा के जो अन्य छात्र हैं उससे पृथक कर देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन को लगाना है तो ए को लगाना। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यही दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्र के लिए न्यूनतम दंड, यह विधान यह है कि कक्षा के अन्य छात्र से पृथक कर दिया जाए, जैसे दंड से वे अपने व्यवहार में सुधारने के लिए प्रेरित होगा, है ना। जिससे क्या करेगा वो बच्चा? दंड के कारण क्या होगा, मेरे दोस्त छूट गए करके अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है 180 नंबर। विकलांग छात्रों विकलांग बालकों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार है, यानी कि उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? शिक्षक का प्रेम एवं स्नेहपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। दुराग्रह या और खींचपूर्ण नहीं होना चाहिए। सामान्य से हे मानकर करेंगे क्या? नहीं। सुरक्षात्मक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन है हमारा ई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 181 नंबर प्रश्न। वे शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जा सकते हैं जो कि अपने वातावरण को ईमानदारी से संपन्न करते हैं, ठीक है। अपने व्यावसायिक दायित्व को पूरी तरह पूर्ति के लिए सतत और प्रयत्नशील रहते हैं, ये और अच्छा है, ठीक है। अपनी प्रबंध समिति से व्यक्तिगत लाभ हित के लिए लड़ते रहते हैं, गलत बात है। अपने दायित्व से ज्ञान शून्य बनाते हैं, ये भी गलत बात है। तो दो तो गलत हो गया। अब दो यहाँ पर सही है, लेकिन अपने व्यवसाय को ईमानदारी से संपन्न करते हैं, ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि अपने वो दायित्व को समझ रहा है, उस पर सतत ही लगा हुआ है ना। अपने जो कार्यभार है उसको समझ रहे हैं ना टीचर। चलिए आगे देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है 182 नंबर, छात्रों पर निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक व्यवहार का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को संवेगात्मक अस्थिरता, निगेटिव पॉइंट तो सारे हैं, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव पॉइंट पूछा है। ठीक है, शिक्षक द्वारा छात्रों का शारीरिक उत्पीड़न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। ये हमारा जो आरटीई एक्ट है 2009, उसके तहत में धारा 17 के तहत में ये खतरा है ना। तो ये तो गलत हो गया। चलिए अगला भी देख लेते हैं। और शिक्षक द्वारा कक्षा में समय बर्बाद करना जो है वह बच्चे के लिए हानिकारक है। नहीं, देखिए शिक्षक समय बर्बाद करेगा तो उसके लिए तो हानिकारक है। शिक्षक द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भी कहा गया है। शिक्षक को संवेगात्मक अस्थिरता नहीं करनी चाहिए। कैसी नहीं कर, हानिकारक सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा, संवेगात्मक अस्थिरता, है ना। यानी कि आप अगर बच्चे को मानसिक रूप से टॉर्चर करोगे तो बच्चा जो है वह सबसे ज्यादा हानिकारक उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन ही सही है। अगला है 183 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक का गंभीर दोष है। एक शिक्षक का गंभीर दोष क्या है। शारीरिक विकलांगता, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, दुर्बल काय व्यक्ति, या फिर अपरिपक्व मानसिक विकास। तो वो हो जाएगा हमारा अपरिपक्व मानसिक विकास। ठीक है, क्या आ जाएगा, अपरिपक्व मानसिक विकास आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रायः शिक्षक होते हैं, यानी कि अक्सर हम शिक्षक को किस रूप में देखते हैं, निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले देखते हैं, निम्न आर्थिक आस्था वाले देखते हैं, संकुचित विचारों वाले देखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। यहाँ पर हम बच्चे जो शिक्षक है उसको प्रायः कैसे देखते हैं, तो संकुचित विचार वाले देखते हैं। ब्रॉड विचार वाले टीचर जो है वह बहुत कम मिलते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए मैंने अपने तरीके से इसको ले लिया था। ठीक है, तो अपने तरीके से नहीं लेना है। प्रायः शिक्षक कैसे होते हैं, तो प्रायः शिक्षक जो है वह धैर्यवान, नेतृत्व, शक्तिशाली, है ना। ये उसके अच्छे गुण की ओर इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पर सारे के सारे नकारात्मक हैं, है ना। निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि, ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, और ये भी नकारात्मक है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं लिया गया है। चलिए इसको करेक्शन कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 185 नंबर, शिक्षक की सफलता निहित है, यानी कि शिक्षक की जो सफलता है वो किस पर निहित है। छात्र की तैयारी एवं उपलब्धि में, शिक्षक के उत्तम गुण में, शिक्षक के उत्तम शिक्षण में, शिक्षक के व्यक्तिक गुणों में। शिक्षक की सफलता निहित है, तो शिक्षक की जो सफलता है वो किस पर निहित है, तो उसके उत्तम शिक्षण में। किसमें, उसके उत्तम शिक्षण में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से किस कथन को आप एक शिक्षक के संदर्भ में अनुपयुक्त मानेंगे, यानी कि असंगत मानेंगे। शिक्षक जनसेवी है, ठीक है, यानी कि शिक्षक को जनसेवी होना चाहिए, है ना। दूसरा है शिक्षक छात्र समस्या का निस्तारण मात्र करे, ठीक है। शिक्षक मात्र छात्र अभिलेख तैयार करे, यानी कि केवल वाली बात है ना। शिक्षक शिक्षण त्याग कर उपर्युक्त सभी कार्य करे, नहीं, ये तो महागलत वाला हो गया। तो जो महागलत है वही यहाँ पर सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बातें करना व अनुशासनहीनता किस बात का संकेत करती है। छात्रों की निम्न पृष्ठभूमि, यानी कि जो अनुशासनहीनता वो निम्न पृष्ठभूमि से संबंधित है, नहीं है। पुनरावृत्ति जन्य उभय, तो पुनरावृत्ति जन्य उभय इसलिए बच्चा जो है वह क्या कर रहा है, यानी कि बार बार काम करने की वजह से बच्चा जो है वह उबाऊ महसूस कर रहा है, इसलिए क्या होता है, अनुशासनहीनता आ रहा है ना। ठीक है, जानकारी संबंधी संभ्रम है, तो जानकारी संबंधी संभ्रम नहीं है। शिक्षण बिंदुओं के संप्रेषण का अभाव भी नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है, बार बार उस काम को किया होगा तब जाकर के बच्चा जो है वह क्या कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह ज़्यादा सूटेबल है। ऊब जाना ही क्या होता है, अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न 188 नंबर, छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि छात्र के प्रति जो अध्यापक है, टीचर है, उसका व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, है ना। अगर व्यंग्य करेंगे तो बच्चा जो है वह आपसे डरने लग जाएंगे, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। विनोदपूर्ण होना चाहिए, तो विनोदपूर्ण तो अच्छा है। उदार होना चाहिए, ये भी अच्छा है। दृढ़, कठोर हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, है ना। कुछ मामलों में टीचर जो है वह कठोर हो सकते हैं, लेकिन व्यंग्य नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, व्यंग्य नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला है 189 नंबर प्रश्न, अच्छे अध्यापक में कौन सा गुण होना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है। अध्यापक के अच्छे गुण को बताना है। ठीक है, विनोद प्रियता होना चाहिए टीचर को, अच्छी बात है। अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अच्छा गुण की बात, संवेग पर नियंत्रण होना चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए। शारीरिक बल तो नहीं आएगा। ठीक है, अब बाकी के तीन ऑप्शन जो है वह संगत है, लेकिन सबसे सूटेबल क्या है, तो संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना। तो संवेगों पर नियंत्रण मतलब कि टीचर को धैर्य हो गया, संवेग मतलब उसके सभी पक्ष आ गए, है ना। चलिए देखिए संवेग के अंतर्गत क्या क्या आ गए उनके, तो संवेग के अंतर्गत आ जाता है उनके गुण, है ना। जैसे नेतृत्व गुण हो गया, स्थिरता है, संवेगात्मक स्थिरता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, आशावादी दृष्टिकोण है। तो ये सभी जो है वह संवेग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है 190 नंबर प्रश्न, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि बुलाने पर भी अगर माता पिता नहीं आ रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे इस स्थिति में। माता पिता अभिभावकों को पत्र लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, अच्छी बात है। जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर बुलाने पर अगर उनके माता पिता जो है नहीं आ रहे, मान के चलो कि आपने बच्चे को बोला कि अपने पापा को या अपनी मम्मी को लेकर के आना, कल बैठा मतलब समिति बैठक है या कमेटी बैठ रही है ना, जिसमें हम चर्चा करेंगे ऐसे करके। तो अगर उसके पालक नहीं आते हैं तो आपका सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उनको एक बार पत्र लिखें। ठीक है, अगर पत्र लिखने पर भी नहीं आते हैं तब हम क्या करेंगे, उनसे जाकर मिलेंगे। तो ये पहली प्राथमिकता हो गई, ये दूसरी प्राथमिकता हो गई। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, कक्षा के माहौल यानी कि जो वातावरण है में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन को क्या मिलता है, बढ़ावा नहीं मिलता है। गलत बात, बढ़ावा देता है। क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि बाकी जो ऑप्शन है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे, है ना। तो वो क्या करता है, हमें अच्छे जो सकारात्मक माहौल होते हैं वो क्या करता है, बढ़ावा देता है सीखने के लिए, है ना। अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। चलिए तो 91 का हो गया बी। सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है देखते हैं। कक्षा के माहौल परिवेश यानी कि जो कक्षा का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, में अगर हम सकारात्मक पढ़ाई के वातावरण स्थापित करते हैं और मजबूत करने में अनुशासन, यानी कि अगर अनुशासन को मजबूत करते हैं तो क्या होगा, किसमें क्या होगा, उस वातावरण में, है ना। सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ावा देगा। यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आना चाहिए। आपके ख्याल से इसमें क्या आना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं इसके आंसर को। कक्षा के परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित मजबूत करने में अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अनेक शिक्षाविद जैसे कि फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी आदि
का मत था कि कक्षा के बालक में उचित अनुशासन बनाने शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी अभिरुचि के अनुरूप एक ऐसा एक ऐसा स्वतंत्र और अनुकूल वातावरण में रखना आवश्यक है जिनमें वे सक्रिय ढंग से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इस विचारधारा की मान्यता थी कि बालक मूलतः अच्छे स्वभाव के होते हैं तथा उन्हें अनुशासित करने के लिए उन पर किसी बाह्य दंड या दबाव की जरूरत नहीं है। यानी कि इनके अनुसार अगर बोला जाता तब हम लेते हैं ना, पेस्टालॉजी और फ्रॉबेल के अनुसार ये पहले से ही मान रहे हैं कि बच्चे जो है वह बच्चे पर जो अच्छा वातावरण बनाएंगे वो उसके जो अनुशासन है उस पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन सी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देख लेना भैया, अगर ये वाला प्रश्न आए तो ऑप्शन सी पर जाना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है और इसका आयोग ने आंसर ले भी लिया है। ठीक है, अगला है 192 नंबर प्रश्न। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है, तो इसका तो डी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 193 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? यानी कि शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य गुण क्या है? उसे विषय का विशेषज्ञ होना, अच्छी यही तो है, विषय का विशेषज्ञ होना जो है वह उसका सबसे अच्छा गुण माना जाता है ना। फिर आता है धैर्य यानी कि संयम रखना। ठीक है, फिर आता है अच्छे पहनावे से नहीं है, एक व्यक्ति विद्वान है, इससे भी संबंधित नहीं है ना। तो शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो उसका विषय का विशेषज्ञ होना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर। एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, यानी कि हम टीचर को सफल कब मानेंगे? छात्र को विषय की जानकारी देता है तब हम उसे सफल मानेंगे। विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है तब हम मानेंगे। या फिर छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार नहीं, परीक्षा पास नहीं, छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है तो नहीं। यहाँ पर शिक्षा से रिलेट करके करना है ना, तो शिक्षा से अगर रिलेट करेंगे तो बी ऑप्शन जो है वह ज़्यादा सुटेबल है। विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, है ना, तब वो जानकारी में बदलेगा, है ना। चलिए यही है। अगला दिया हुआ है 95 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण का प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? यानी कि इफेक्टिव टीचिंग पर। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा देखो, यानी कि कौन सा जो है वह ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, विद्यालय की संरचना डालेगा इफेक्टिव टीचिंग पर, या फिर शिक्षक का विषय का ज्ञान, शिक्षक की योग्यता, या फिर शिक्षक की जो लिखावट है वो। तो देखिए शिक्षक का जो विषय समझ है वो जो है वह क्या करेगा, इफेक्टिव टीचिंग कराएगा, है ना। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला है 96 नंबर, 196 नंबर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को दैहिक सजा नहीं देनी चाहिए। यानी कि बच्चे को दैहिक सजा नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? यह माता पिता को बहुत गुस्सा दिलाता है, ऐसा नहीं कहेंगे, वह जोखिम है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला है यह, यानी कि शिक्षार्थी में यह दबाव और चिंता पैदा कर देता है, इसलिए ठीक है। शिक्षक के लिए यह केवल भावात्मक रिहाई है, इसलिए नहीं कहेंगे। तो यह कैसा है? विद्यार्थी में यह दबाव या फिर चिंता को पैदा कर देगा, है ना। अगर हम उसको दैहिक सजा दे रहे हैं, मार पीट दे रहे हैं, तो बच्चा जो है वह क्या हो जाएगा, डर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 197 नंबर प्रश्न। आदर्श शिक्षक कैसा होता है? यानी कि आदर्श टीचर किसे कहेंगे? आइडियल टीचर। संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले को आइडियल टीचर कहेंगे, विद्यार्थी को उनके पढ़ाई में सहायता करने वाले को, मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक बनकर
आया है उसे कहेंगे, या फिर अच्छा अनुशासन बनाए रखा है उसे आप आदर्श टीचर कहेंगे। तो देखिए आप उसे आदर्श टीचर कहेंगे जो आपका मित्र हो, आपका दार्शनिक हो, आपका मार्गदर्शक हो, यानी कि आपको हर चीज़ में वो सहायता करे, है ना? एक प्रॉपर डिस्टेंस हो लेकिन मित्रवत हो, है ना? चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए आदर्श शिक्षक को मित्र होना चाहिए सबसे पहली तो, फिर दार्शनिक होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, परामर्शदाता होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए, सुलभकर्ता होना चाहिए, अभिभावक आदि के रूप में होना चाहिए। ठीक है, उसको एक अभिभावक भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्लास में शिक्षार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि क्लासरूम में बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी बताना चाहिए, या फिर प्रश्न पूछना चाहिए। तो देखिए बच्चे को इंगेज रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर प्रश्न पूछते रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षक की सफलता होती है, यानी कि शिक्षक जो है सक्सेसफुल कब होगा? विद्यार्थी की उच्च उपलब्धि पर होगा, उसकी उच्च व्यक्तित्व की अच्छी विशेषता पर होगा, उसकी या फिर उसका अच्छा पठन पर होगा, या फिर उसके अच्छे चरित्र पर। तो देखिए शिक्षक को सफल कब माना जाता है? जब वो अच्छा उपलब्धि पाए, है ना, यानी कि उसका अचीवमेंट अच्छा होगा, तब हम क्या कहेंगे? शिक्षक जो है वह सफल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए ये है हमारा लास्ट प्रश्न। देखिए अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए। इसका अभिप्राय है, इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर जो शिक्षक है वो जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? छात्र नहीं सोच सकते, छात्र का समय बर्बाद हो रहा है, छात्र पाठ्य पुस्तक से जवाब देते हैं इसलिए कह रहे हैं, या फिर शिक्षक कठोर है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है वह कठोर लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? शिक्षक जो है वह कठोर, क्योंकि वो कह रहा है कि अक्सर शिक्षक जोर देते हैं, यानी कि शिक्षक जो है वह बच्चे को बोलते रहते हैं कि बच्चा जो है वह पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए, है ना? तो शिक्षक जो है वह कठोर है इसलिए कह रहा है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 200 प्रश्न। चलिए यहाँ से ख़त्म भी हो गया। तो ये था हमारा 200 प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 100 किए थे, इसमें हमने 100 कर लिए, तो हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का 200 प्रश्न, है ना? हमने 200 प्रश्न कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत, जैसे कि आपको कोई भी पीडीएफ अगर चाहिए, जैसे आज हमने ये पढ़ाया, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से स्टडी मटेरियल फ्री में प्राप्त करें। ठीक है।